प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी सीजीएल का 10 सितंबर का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 10 सितंबर ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 10 सितंबर की पहली पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था महाबलीपुरम किस काल में मंदिर वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र था। महाबलीपुरम जो है ना, ये पल्लव वंश वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र था, तो पल्लव वंश आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें महाबलीपुरम की, तो महाबलीपुरम में शोर मंदिर पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान बनवाए गए थे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो महाबलीपुरम में जो शोर मंदिर है, ये किस के द्वारा बनवाए गए थे, तो ये पल्लव वंश के द्वारा बनवाए गए। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको एक फैक्ट और ध्यान में रखना है कि महाबलीपुरम मंदिर जो है ना, ये एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, और ये तमिलनाडु में स्थित। तो महाबलीपुरम मंदिर जो है, ये कहाँ पर स्थित है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो महाबलीपुरम मंदिर जो है ना, ये तमिलनाडु में स्थित है, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी जगह मिली है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो महाबलीपुरम में शोर मंदिर का जो निर्माण है, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ पल्लवों की, तो पल्लवों की राजधानी क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पल्लवों की राजधानी क्या है, तो पल्लवों की राजधानी है कांचीपुरम। सिंह विष्णु ये पल्लव वंश का संस्थापक था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पल्लव काल के दौरान निर्मित सप्त रथ मंदिर ये महाबलीपुरम में स्थित हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पल्लव काल के दौरान निर्मित सप्तरथ मंदिर ये कहाँ पर स्थित हैं, तो ये महाबलीपुरम में स्थित हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। तो ये सारे ही फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर क्या था। हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर था ओली। कौन था? ओली। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, ओडिशा में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओडिशा के राज्य के द्वारा किया गया था। हॉकी विश्व कप की कल्पना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो हॉकी विश्व कप की कल्पना सबसे पहले पाकिस्तान के एयर मार्शल नूर खान ने की थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जर्मनी ने FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो ये जर्मनी के द्वारा जीता गया है। भारत पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी 2023 में किसने की थी? पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी 2023 में किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत ने आखिरी बार हॉकी विश्व कप कब जीता था? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारत ने आखिरी बार हॉकी विश्व कप वर्ष 1975 में जीता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत ने एक बार पुरुष हॉकी विश्व कप अपने नाम किया है। तो भारत ने कितनी बार पुरुष हॉकी विश्व कप अपने नाम किया है? कुल एक बार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नीदरलैंड ने 8 महिला हॉकी विश्व कप खिताब जीते हैं। नीदरलैंड ने 8 महिला हॉकी विश्व कप अपने नाम किए हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 15वां पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 में आयोजित किए जाएंगे। देखिए, 15वां जो पुरुष FIH हॉकी विश्व कप जो है ना, ये 15वां संस्करण इसका था जो कि भारत में आयोजित किए गए थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बार हॉकी पुरुष विश्व कप का खिताब ये किसने जीता है, तो तीसरी बार हॉकी पुरुष विश्व कप का खिताब ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है।
नीदरलैंड ने 2022 FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीता था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1917 को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नाम सुना होगा आप लोगों ने बतख मियाँ। तो बतख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसके द्वारा बचाई गई थी? बतख मियाँ के द्वारा बचाई गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती 3 कठिया पद्धति से पहचानी जाती थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर हमले पहले ज्ञात प्रयास के पीछे इरविन था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पहले ज्ञात हमले का जो प्रयास था, पहले ज्ञात जो प्रयास था, ये किसके द्वारा था? लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह नील किसानों के वृहद शोषण का विरोध करने के लिए शुरू किया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह इसलिए शुरू किया गया क्योंकि नील किसानों के वृहद शोषण का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। गांधी जी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया था? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो गांधी जी को चंपारण में राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया नहीं थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं था? राम मनोहर लोहिया शामिल नहीं थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न पूछा गया था 1829 में भारत में गवर्नर जनरल इरविन ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था। 1829 में भारत में गवर्नर जनरल इरविन ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कौन सा कानून बनाया था? हमको लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है वो मिस्टेक हो गया है। 1829 में भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था। ये इसमें इरविन नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिए। प्रश्न ये पूछा गया था 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक को 1803 में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1803 में मद्रास का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। बंगाल सती विनियमन, जिसने ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, उनके द्वारा 4 दिसंबर 1829 को पारित किया गया था। ये कब, अच्छा सती प्रथा जो अधिनियम था ये कब पारित किया गया था? 4 दिसंबर 1829 को पारित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को अपराध कब घोषित किया गया था? यह प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो 1829 में। ठीक है, गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। किसके कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में प्रश्न कि किसके कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ये आपको ध्यान में रखना है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जो 9077.45 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये रेल नेटवर्क राज्य की चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेल नेटवर्क है ये संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और भारत में दुनिया का जो रेल नेटवर्क है ये दुनिया में भारत का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। नंबर जो आता है भारत का रेल नेटवर्क के मामले में चौथा नंबर आता। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग
कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। तो ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। उत्तर रेलवे जोन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है वो उत्तर रेलवे जोन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश 2021 में भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा था, 2021 में भारतीय रेलवे नेटवर्क से कौन सा राज्य जुड़ा था, तो मणिपुर जुड़ा था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो भारत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि सिक्किम जो राज्य है यहां पर रेलवे स्टेशन नहीं है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है वो उत्तर रेलवे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, गरीबी हटाओ का जो नारा है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 1974 से 1978। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस से ली गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो रूस से ली गई है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था गरीबी दूर करना। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं की वास्तविक विकास दर क्रमशः कितनी थी, यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं की वास्तविक विकास दर क्रमशः थी 5.4% और 7.6%। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद अधिकृत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए कौन सा जो अधिकृत है, कौन सा है, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये भी आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप के ढांचे को मंजूरी देता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप के ढांचे की मंजूरी कौन देता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर की ताजपोशी ये कहाँ पर हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, अकबर की जो ताजपोशी है ना, ये कलानौर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कलानौर में हुई थी। हुमायूं के देश छोड़ने के बाद अकबर का जन्म अमरकोट सिंध प्रांत पाकिस्तान में 1542 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अमरकोट के सिंध प्रांत पाकिस्तान में 1542 ईस्वी में। ठीक है। 1556 ईस्वी में हुमायूं की अचानक मृत्यु देनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। और 14 फरवरी 1556 को अकबर की कलानौर पंजाब में ताजपोशी हुई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई थी वो भी जान लीजिए। 1556 में इनकी मृत्यु हुई थी और कहाँ से गिरकर, देनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। रीज़न ये था। और देखिए यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो बैरम खान था ना, बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था। सम्राट अकबर ने 1575 में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है ये अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में करवाया गया था। कल एक अकबर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, शायद आपको ना याद हो, हमको याद है। कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था ये तो खैर हमको नहीं मालूम है। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 27 अक्टूबर 1605 को अकबर को मृत्यु हुई थी। आइन ए अकबरी को अकबर के दरबारी इतिहासकार अबू फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। अगर आपसे पूछ लिया कि आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आइन ए अकबरी ये अबू फजल के द्वारा लिखी गई थी। और किस भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में। गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार यानी गेट ऑफ मैग्निफिसेंस बनाया। इस प्रवेश द्वार का दूसरा नाम क्या रखा गया, बुलंद दरवाजा। अकबर की सुलह की पसंदीदा शैली क्या थी, तो
अकबर की सुलह की पसंदीदा जो शैली थी वो थी नस्तालिक। क्या थी? नस्तालिक। 1564 में सम्राट अकबर ने जजिया भेदभावपूर्ण कर जो था वो समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और अकबर की शासन सभा सिंहासन आगरा में थी, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछेगा कि अकबर की शासन सभा कहाँ पर थी? सिंहासन सभा आगरा में थी, ठीक है। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही ईश्वरीय आस्था नामक एक नए धर्म का प्रचार किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। कब की थी? 1582 ईस्वी में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तानसेन संगीत फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, तानसेन संगीत फेस्टिवल जो है ना मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के वेहट गांव में आयोजित होता है। तानसेन की अगर हम बात करें तो मियाँ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित? तो मियाँ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन अकबर दरबार में संगीतकार थे। तो तानसेन ये किसके दरबार में संगीतकार थे? अकबर के दरबार में ये संगीतकार थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था नाम राम तनु पांडे, इनका मूल नाम था इनका तानसेन का, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, अक्सर पेपर में पूछ लिया था तो इसलिए मैंने ये फैक्ट ले लिए हैं। गायक तानसेन ये कहाँ के रहने वाले थे? तो गायक तानसेन जो है ना ये ग्वालियर के रहने वाले थे। तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, रबाब संगीत वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषज्ञ थे। तो तानसेन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? रबाब से संबंधित। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वैसाखी किस सिख गुरु की याद में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, वैसाखी जो है ना श्री गुरु गोविंद सिंह की याद में मनाया जाता है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काल बैसाखी ये किस राज्य में चलती है, तो काल बैसाखी जो है ना ये पश्चिम बंगाल में चलती है। भारत में बैसाखी त्यौहार वर्ष 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बैसाखी जो है ना ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। बैसाखी का त्यौहार जो है ये प्रमुख रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों में भी मनाया जाता है। भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है, ठीक है। बैसाखी के महीने में असम में आने वाले तूफान को क्या कहते हैं? बैसाखी के महीने में असम में आने वाले तूफान को हम कहते हैं वाडो इशिला, इसे कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे इफेक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नौवन के लिए समुद्री सहायता बिल 2021 किसको निरस्त कर दिया गया था? नौवहन के लिए समुद्री सहायता बिल 2021 किस बिल को निरस्त कर दिया गया? लाइट हाउस एक्ट 1927 को। संसद ने लाइट हाउस एक्ट 1927 को निरस्त करके और प्रतिस्थापित करने के लिए ऐतिहासिक समुद्री नेविगेशन सहायता विधेयक 2021 पारित किया था। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एवेस पक्षी फाइलम जुड़े हैं। तो एवेस पक्षी फाइलम जो है ना ये कॉर्डेटा से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, गैर नाशवान यानी खराब नहीं होने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? गैर नाशवान यानी खराब नहीं होने वाले पदार्थ कौन कौन से? तो गैर नाशवान खाद्य पदार्थों में शामिल हैं साबुन, अनाज, दालें, सूखे फल, तेलीय बीज, चीनी तथा गुड़। नाशवान खाद्य पदार्थों में शामिल हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, फलियां, टमाटर, सेब, केला, ब्रेड, मक्खन तथा क्रीम। एक प्रश्न पूछा गया था गाइस कि ऑक्टेस का नियम किसने दिया था? तो ऑक्टेस का नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। ऑक्टेस का नियम 1865 में ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। अच्छा, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता कि अष्टक का नियम ये किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था, यानी किसके द्वारा दिया गया था? तो अष्टक का नियम JAR न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी जो है ना ये इम्फाल में स्थित। कहाँ पर स्थित है? इम्फाल में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित है। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और इसका प्रबंधन संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत आता है। ये इसका जो प्रबंधन है किसके अंतर्गत आता है? संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत आता है, ठीक है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों कि पांडुचेरी में कितने राज्यों में है। पांडुचेरी कुल 3 राज्यों में है। पांडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमाएं हैं, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। वर्तमान में सीजीए कौन है? तो वर्तमान में सीजीए हैं श्री एस दुबे। श्री एस दुबे लेखा महानियंत्रक का पदभार संभालने से पहले सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के अपर महालेखा नियंत्रक थे। लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज का हमारा? लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय आय से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था ये तो खैर हमको नहीं मिल पाया है। राष्ट्रीय आय के बारे में जान लेते। राष्ट्रीय आय को किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह किसी देश में होने वाली आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करके मापा जाता है और सरकारें महत्वपूर्ण वित्तीय नीति निर्णय लेने के लिए इसे आंकड़े का उपयोग करती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके SSC CGL के एग्जाम में आज पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। का 10 सितंबर की द्वितीय पाली का पेपर देख लेते हैं कैसे क्या प्रश्न पूछे गए थे द्वितीय पाली में। तो पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि पंडित रविशंकर को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगर हम बात करें पंडित रविशंकर की, तो पंडित रविशंकर को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे सितार वाद्य यंत्र बजाते थे। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें जो ये पूछा गया था कि वर्ष 1999 में पंडित रविशंकर को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है सर्वोच्च नागरिक सम्मान और भारत रत्न 2 पुरस्कार मिले थे पंडित रविशंकर को 1999 में। और वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वो वाद्य यंत्र बजाते थे। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। पंडित रविशंकर सितार में महारत के लिए जाने जाते थे। तो इनका संबंध किससे है? सितार से है। पंडित रविशंकर एक महान संगीतकार, संगीत की हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पंडित रविशंकर को 1967 में वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो हो सकता है कि वापसी पेपर में ये पूछ लिया जाए कि पंडित रविशंकर को ग्रैमी जो पुरस्कार मिला था किस एल्बम के लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उस एल्बम का नाम था वेस्ट मीट्स ईस्ट। ये पुरस्कार कब मिला था? 1967 में। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम भी पेपर में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। अलाउद्दीन खान ये पंडित रविशंकर के गुरु थे। पंडित रविशंकर के गुरु का क्या नाम था? अलाउद्दीन खान। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पंडित अयोध्या प्रसाद संगीतकार जो ताल वाद्य यंत्रों मारकर बजाए जाने से जुड़ा है। देखिए, जो पंडित अयोध्या प्रसाद जो हैं ये ऐसे संगीतकार थे जो ताल वाद्य यंत्रों से मारकर बजाया करते थे। पंडित रविशंकर को सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो पंडित रविशंकर से अगर एक भी प्रश्न अगर आता है तो आपका एक भी प्रश्न पेपर में नहीं छूटेगा इन्हीं फैक्ट से। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, मौलिक कर्तव्य जो है ना ये अनुच्छेद 51 का में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? किस अनुच्छेद में? 51 का। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए? यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए, तो 51 एक अनुच्छेद में निहित हैं या लिए गए हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(c) में मौलिक कर्तव्य भारत की सर्वोपरिता, एकता और अखंडता का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(c) में क्या उल्लेख है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की सर्वोपरिता, एकता और अखंडता का उल्लेख है। अच्छा, अनुच्छेद 51A(k) में क्या उल्लेख है?
तो अनुच्छेद 51(1) के में मौलिक कर्तव्य प्रावधान अनुच्छेद 21(a) के समान है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। संविधान के भाग 4 के 51(a) में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि AU किसका प्रतीक होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, AU जो है ना, ये सोने का प्रतीक होता है। सोना तत्व का नाम आंग्ल सैक्सन शब्द से लिया गया है। सोना तत्व का नाम किससे लिया गया है? आंग्ल सैक्सन से लिया गया, और इसका जो प्रतीक है लैटिन शब्द ओरम से आया है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। स्वर्ण, टिन और सीसा तत्वों के लिए क्रमशः AU, SN, PV प्रतीक सही हैं। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो भैया मेरे चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है मेरे प्यारे साथियों Ag। सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोने की परमाणु संख्या होती है 79। तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग मनुष्य ने कहां पर किया था? पृथ्वी पर किया था। तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग मनुष्य ने पृथ्वी पर किया था। Ge का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया मेरे Ge का रासायनिक नाम है जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम। ओस्मियस जो है ये सबसे भारी धातु है। अगर आपसे सबसे भारी धातु के बारे में पूछ लिया जाए कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियस होती है। Ge का रासायनिक नाम अगर पूछ लिया जाए तो Ge का रासायनिक नाम क्या होता है? जर्मेनियम होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि ठंडा रक्त वाला जानवर कौन सा है। तो यहाँ पर बात हो रही ठंडे रक्त वाले जानवर की। मछली हुआ, सरीसृप हुआ, उभयचर और अन्य अकशेरुकी, ये सभी ठंडे रक्त वाले जीव हैं। वे जानवर जो अपने शरीर में आंतरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें ठंडे खून वाले जानवरों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ठंडे खून वाले जानवरों को बाहरी वातावरण से ऊष्मा मिलती है। वे अत्यधिक तापमान की स्थिति में जीवित नहीं रह सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जो ठंडे खून के जो जानवर होते हैं। मछली, सरीसृप और उभयचर ठंडे खून वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें गर्म खून वाले जानवरों की, तो गर्म खून वाले जानवर वे जानवर हैं जो अपने शरीर के तापमान को अपने दम पर नियंत्रित करते हैं। उन्हें हम गर्म खून वाले जानवर कहते हैं। इसमें देखिए इस श्रेणी में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे कि पक्षी हुआ, स्तनधारी, कुत्ते आदि गर्म खून वाले जानवर की श्रेणी में आते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ISSF 2022 में भारत ने कितने पदक जीते। ISSF 2022 में भारत ने कुल 34 पदक जीते थे। ISF के 2022 संस्करण में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 12 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 34 पदक जीते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्त्री पुरुष तुलना किताब किसने लिखी है। तो स्त्री पुरुष तुलना किताब जो है ना, ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पंडित रमाबाई एक समाज सुधारक हैं और कार्यकर्ता थी। मैं बात कर रहा हूं पंडित रमाबाई की। ठीक है, तो पंडित रमाबाई एक समाज सुधारक और कार्यकर्ता थी जिन्होंने विधवाओं और असहाय महिलाओं की सेवा की थी। ठीक है, उन्होंने 1881 में आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पंडित रमाबाई के द्वारा की, जो सबसे पहला नारीवादी संगठन था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि पाकिस्तान से कौन सी नदी सीमा नहीं बनाती है। पाकिस्तान से कौन सी नदी सीमा बनाती है, नहीं बनाती नहीं है, सीमा बनाती है। कौन सी नदी सीमा बनाती है? पाकिस्तान से जो रावी नदी है ना, ये सीमा बनाती है। सतलज नदियां भारत से पाकिस्तान तक बहती हैं। भारत में जो सतलज नदियां जो है ना, ये भारत से पाकिस्तान तक बहती हैं। इसमें देखिए चिनाब, झेलम, सिंधु नदी पाकिस्तान के साथ जल साझा करती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के साथ जल कौन सी नदियां साझा करती हैं, तो चिनाब, झेलम और सिंधु नदी ये पाकिस्तान के साथ जल साझा करती हैं। सिंधु नदी पर पाकिस्तान एक बांध बना रहा है और इसका नाम डायमर भाषा बांध रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्यास नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है। देखिए ब्यास नदी जो है ना, ये पाकिस्तान में नहीं बहती है। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि पाकिस्तान में नहीं बहती है, तो ब्यास नदी। इंडस पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है।
पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी अगर आपसे पूछ लिया तो इंडस नदी है, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है वो है सिंधु नदी। ठीक है, चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर से होकर बह रही है। चिनाब नदी की अगर हम बात करें तो चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करती है। तो अगर आपसे पूछ लिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कौन सी रेखा निर्धारित करती है, तो रेड क्लिफ रेखा निर्धारित करती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? यह प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर वर्ष 1960 में किए गए थे। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित खाड़ी का नाम क्या है? यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित खाड़ी का नाम है सर्क क्रीक। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे ही फैक्ट आपको ध्यान में रखने, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, क्या कर रहे हो? वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था मिड डे मील योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो मेरे प्यारे साथियों, मिड डे मील योजना जो है ना, ये तमिलनाडु के द्वारा सबसे पहले शुरू की गई थी। तमिलनाडु पहला राज्य जिसने बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए 1962 में मिड डे मील की शुरुआत की और बाद में इसे 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि मध्याह्न मिड डे भोजन योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना ये किस दायरे में आती है, किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो मध्याह्न भोजन जो योजना है ना, ये शिक्षा मंत्रालय के दायरे में आती है। मिड डे मील प्रोग्राम का महत्व क्या है? तो मिड डे मील प्रोग्राम का महत्व यह है कि छात्रों की संख्या बढ़ाना। 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुस्लिम की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो मेरे हिसाब से मुस्लिम की उत्पत्ति अरब से हुई है। और देखिए, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां पर हुआ था? यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्की ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी थी, तो भारत में मुस्लिम शासन की नींव जो है तुर्की के द्वारा रखी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि गौतमीपुत्र शतकर्णी किसके संस्थापक थे? तो गौतमीपुत्र शतकर्णी जो है ना गाइस, ये शातवाहन वंश के संस्थापक थे। अगर हम बात करें गौतमीपुत्र शतकर्णी की, तो गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी शातवाहन वंश के राजा थे। तो शातवाहन वंश के राजा कौन थे? श्री शातकर्णी। गौतमीपुत्र शातकर्णी एक शातवाहन शासक थे। प्रश्न को थोड़ा घुमाकर भी पूछा जा सकता है। तो जो भी घुमाकर प्रश्न पूछे गए वो मैं आपके सामने ले आया हूं। कन्फ्यूज आपको नहीं होना है आगे आने वाले शिफ्टों में। जिन बच्चों का एग्जाम लगा हुआ आगे आने वाले शिफ्टों में, गौतमीपुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश के 23वें शासक थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गौतमीपुत्र शातकर्णी ये शातवाहन वंश के कौन से नंबर के शासक थे, तो 23वें शासक थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजा शिमुक जो थे ये शातवाहन वंश का संस्थापक था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। शातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी की राजधानी प्रतिष्ठान थी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया कि शातवाहन वंश की राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान थी। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। सातवाहन राज्य की स्थापना लगभग 2100 वर्ष पहले हुई थी। पुराणों में सातवाहनों की पहचान आंध्र विशेष नाम से की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पुराणों में सातवाहनों की पहचान कैसे की गई थी, आंध्र विशेष नाम से की गई थी। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हरेला त्योहार किस राज्य में मनाते? तो मेरे प्यारे साथियों, हरेला त्योहार जो है ना, ये उत्तराखंड राज्य में मनाते हैं। एक होता है हरेला और एक है हरेली। हम बात करेंगे हरेली। तो हरेली का जो त्योहार है ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरेली का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। उत्तराखंड का हरेला त्योहार वृक्षारोपण से संबंधित है। तो उत्तराखंड का जो त्योहार है हरेला त्योहार, यह वृक्षारोपण से संबंधित, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून जिले में स्मृति भवन का उद्घाटन किया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। और वैसागु उत्सव भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। अगर आपसे लोगों से पूछ लिया जाए कि वैसागु उत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता, तो असम राज्य में मनाया जाता। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। एक है तिहार पर्व। तो तिहार पर्व ये कहां पर मनाया जाता है? तो तिहार पर्व का संबंध जो है ना, सिक्किम राज्य, तो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है,
और सिक्किम राज्य में त्यौहार पॉग लेहब उल्सोल पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। सिंगापुर में मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का अभिन्न अंग था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का ये भी नारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 ईस्वी को हुआ था। 30 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस बॉक। कौन थे? थॉमस बॉक। ये आप याद कर लीजिए, काफी अच्छा फैक्ट है ये। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में स्थित। कहां पर स्थित है? लुसाने में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। IOC के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कौन सा है? एथेंस में आयोजित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि IOC के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल ये कहां पर आयोजित हुआ था, तो ये एथेंस में आयोजित हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक किस वर्ष में आयोजित नहीं हुए थे, तो वर्ष 1916 में ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 खा। कुछ मैं आप लोगों के लिए अनुच्छेद लाया, उन्हें देख लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद से प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 243 में क्या है? पंचायतों की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 243 ये क्या बताता है? ग्राम सभा के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243V ये क्या बताता है? पंचायतों का संविधान उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243C क्या बताता है? पंचायतों की संरचना के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243D क्या बताता है? पंचायतों में सीटों के आरक्षण के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243 अब क्या बताता है? पंचायतों के सदस्य की अयोग्यता के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है, अनुच्छेद 243G क्या बताता है? शक्ति प्राधिकरण और पंचायतों की जिम्मेदारी के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243E क्या बताता है? पंचायतों की अवधि के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243H क्या बताता है? अब पंचायतों द्वारा कर लगाने और उन्हें निधि देने की शक्ति का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243I क्या बताता है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त समिति के गठन का उल्लेख करता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने, क्योंकि आर्टिकल से प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के एक ऐसे जज की नियुक्ति करता है? इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति न्यायिक एवं कानूनी राय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लेता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन करें। लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो तुरंत ज्वाइन करें। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्या प्रश्न पूछे गए थर्ड शिफ्ट में। तो प्रश्न पूछा गया था कि 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर पहले ये भारतीय नागरिक थे जिन्होंने 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य नोबेल पुरस्कार कब जीता था, तो 1913 में जीता था। तो इस सन भी याद कर लीजिए आप लोग। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 को कोलकाता में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान और अमर
अमर सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान उनके द्वारा ही रचा गया। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि जन गण मन और भारत का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किनके द्वारा रचा गया है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रसिद्ध लेखन है कौन कौन से हैं? मानसी हुआ, सोनार तारी हुआ, गीतांजलि, बाल्के, द गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग आदि, ये इनके प्रसिद्ध लेखन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो इन्हें 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। अक्सर प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है कि नाइटहुड से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। और इन्होंने 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था या नरसंहार जो हुआ था, इसमें इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो इन्होंने त्याग दी थी। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग को वीडियो को लाइक कर दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये तो आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, किस लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि जो है ना, ये बंगाली भाषा में लिखी गई। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की जो उपाधि है ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई थी? तो भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा जो है ना, ये फ्रांस के संविधान से ली गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को अपनाया। तो अगर आपसे प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए कि भारत ने संविधान में अपने गणतंत्र की अवधारणा को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, जब यह एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत का जो संविधान जो है ना, ये काफ़ी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के संविधान से प्रभावित है। और इसमें आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए पेपर में, किस संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की जो विशेषता है ये कहाँ से जोड़ी गई, यानी किस देश से जोड़ी गई है? तो आयरलैंड के संविधान से जोड़ी गई है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकारों की जो अवधारणा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल अधिकारों की जो अवधारणा है ये किस देश से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी गई हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रतियां हैं किन भाषा में लिखी गई हैं? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटेन देश से भारत ने सरकार की संसदीय प्रणाली उधार में ली थी। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की संसदीय प्रणाली ये उधार कहाँ से ली गई, किस देश से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को आयरलैंड संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी तो मेरे हिसाब से अमेजन नदी होनी चाहिए या रियो डे ला प्लाटा। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी की बात हो रही है तो हमने अगर गूगल किया तो गूगल में रियो डे ला प्लाटा ये सर्च में आ रहा है। अमेजन नदी तो खैर नहीं आ रहा है। आपके हिसाब से क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जो सबसे चौड़ी नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है
वो है नील नदी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो विश्व की सबसे गहरी नदी है कांगो नदी। कौन सी है? कांगो नदी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो महावेली गंगा जो है ना, ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए, विश्व की सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? अगर आपसे पूछ लिया कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वोल्गा जो है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे लंबी जो नदी है ये है नील नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर बहती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पिछले 15 वर्षों में किस राज्य की बेरोजगारी दर जो है वो सबसे कम रही है? छत्तीसगढ़ राज्य की जो बेरोजगारी दर है वो सबसे कम रही है। भारत में राज्यवार बेरोजगारी दर की अगर हम बात करें तो 2023 वर्ष 2022 के लिए हरियाणा ने 37.4 के साथ सबसे अधिक राज्य बेरोजगारी दर दर्ज की है, जबकि ओडिशा में सबसे कम 0.9% वृद्धि दर ये रही है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर जो है ये 7.9 तक पहुंच गई। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन के कारण क्या है? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन के कारण क्या है? खनन गतिविधियों के कारण झारखंड और छत्तीसगढ़ भूस्खलन के कारण है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन JSDMA का गठन कब हुआ था? यह भी प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JS का गठन जो है ये वर्ष 2010 में किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता कि भूस्खलन क्या है? भूस्खलन है तो भूस्खलन है भूभौतिक उत्पत्ति के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर स्थित है? भारत की राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है ना गाइस, ये मणिपुर में स्थित। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर खोला गया? तो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये मणिपुर में खोला गया है। देखिए, क्वेश्चंस जो है पेपर में कुछ डिफरेंट तरीके से पूछ लेते हैं, कुछ उल्टा करके। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना कि इम्फाल का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय वर्ष 2018 में पारित एक अधिनियम के तहत स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय भारत के मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो मेरे प्यारे साथी उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था MG संगीत पुरस्कार जो है ये किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? MG संगीत पुरस्कार जो है ना ये कर्नाटक के द्वारा दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता L विनोदेवी को मणिपुरी नृत्य रूप में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला था। ये आपको ध्यान में रखना है। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो भैया मेरे संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया से पूछा गया कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो रही हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय हॉकी महासंघ की जो स्थापना है ना वर्ष 1925 में हुई थी। ग्वालियर में 7 नवंबर 1925 को गठित भारतीय हॉकी महासंघ
IHF भारत में फील्ड हॉकी का सर्वोच्च शासी निकाय था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे ये पेपर में पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शंगकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो शंगकेन पर्व जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में खामटिस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। शंगकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक खामटिस द्वारा मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। ठीक है। एक है मोपिन। मोपिन अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्यौहार है जो गैलो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोपिन ये जो त्यौहार है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये गैलो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एक कृषि त्यौहार है। ठीक है। मोपिन अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक उत्सव जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये अप्रैल में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक है लोसुंग त्यौहार यानी लोसुंग उत्सव। तो लोसुंग उत्सव मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से मोनप्पा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये जो है ना मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये किसकी रचना है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग जैसे हुआ, हिंद स्वराज, स्वास्थ्य की कुंजी, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लैमर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। ठीक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, द वर्ड्स ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, द सेपरेट फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, द फेदर ऑफ द डॉन, ये सरोजनी नायडू की आत्मकथा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की आत्मकथा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। गीता रहस्य, ऑर्किटिक होम इन द वेदाज, ये बाल गंगाधर तिलक की आत्मकथा है। ठीक है। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये VD सावरकर की आत्मकथा है। अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय की आत्मकथा। तो आत्मकथा से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इससे बार पेपर में प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं इससे बार नहीं आएगा। ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।